नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको उन मुसलमानों के बारे में बताएंगे जो ईद नहीं मना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, खुशी नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि वो जिस देश में रहते हैं उसका नाम पाकिस्तान है, जहां नया फरमान जारी हुआ है। एक मुस्लिम मुल्क में मुसलमानों की ऐसी दुर्गति देखकर आप चौंक जाएंगे। फिर 11 मौत पर भगदड़ वर्सेस मेरी भगदड़ वाली सियासत दिखाएंगे, जिसमें जिम्मेदारी का भाव शून्य है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन अब भी जिम्मेदारी उस जलेबी की तरह घुमाई जा रही है कि किसी को पता नहीं चलेगा गुनाहगार है कौन। फिर आपको जातीय जनगणना पर एक बड़ी खबर बताएंगे, जिसका कैलेंडर कल आ गया है, लेकिन जातीय जनगणना कराने का फॉर्मूला क्या होगा, जनगणना कैसे की जाएगी, इसकी एक एक डिटेल आपको हम सत्ता में बताएंगे। आज सत्ता में हम आपको शहबाज शरीफ का विनती कार्यक्रम भी दिखाएंगे, जो इस वक्त ट्रंप और पुतिन के सामने आग्रह वाली मुद्रा में है। उनके अंदर भारत से बात करने वाली बेसब्री है और शहबाज कह ये रहे हैं कि कोई तो भारत से बात करवा दो। आज पीएम मोदी का एक वीडियो भी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास में सिंदूर का पौधा लगा रहे हैं। ये पौधा उन्हें गुजरात दौरे पर 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी दिखाने वाली महिलाओं ने भेंट किया था। अयोध्या से भी एक राममय शुभ समाचार आया है। राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। सीएम योगी ने राम दरबार का पूजन किया। प्रथम तल पर राजा राम, मां सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और आखिर में कोरोना वाला अलार्म। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक्टिव केस का आंकड़ा 5000 के करीब पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में 564 नए मामले आए हैं, इसीलिए सावधानी जरूरी है। सत्ता में आज हम सबसे पहले आपको उन लाखों मुसलमानों का दर्द दिखाएंगे जिनसे 7 जून को ईद मनाने का हक छीन लिया गया है, जो ईद के मौके पर नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में नहीं जा सकते, खुशी नहीं मना सकते, जिनके बच्चे एक दूसरे से गले नहीं मिल सकते, ईद की मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक ऐसे नर्क में रहते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। आप ये तो जानते होंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन आज आपको ये भी देखना चाहिए कि कैसे इस मुस्लिम मुल्क में कुछ मुसलमानों पर यहाँ की सत्ता इतनी बेरहम हो गई है, जिसकी निंदा पूरी दुनिया में की जानी चाहिए। ये दर्द है अहमदिया मुसलमानों का, पाकिस्तान के उन अहमदिया मुसलमानों का जिनके ईद मनाने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर ईद मनाई तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की धमकी दी गई है। वो 7 जून को ईद नहीं मनाएंगे, इसके लिए उनसे डरा धमका कर हलफनामे भरवाए जा रहे हैं। और ये सब पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के अंदर सरकारी निगरानी में किया जा रहा है। और सब पाकिस्तान के कई हिस्सों में अहमदिया मुसलमानों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। इसीलिए आज सत्ता में हम उन अहमदिया मुसलमानों का दुख लेकर आए हैं, जिनका एक एक शब्द पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को शर्मिंदा कर देगा। ये वही बिलावल हैं जिन्होंने कल यूएन के मंच से भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर एक फेक नैरेटिव चलाने की हिम्मत की थी। लेकिन अगर बिलावल ने अपने ही देश में रह रहे इन अहमदिया मुसलमानों पर थोड़ी भी पढ़ाई लिखाई और रिसर्च की होती, तो शायद वो ये सब बोलने की गलती ना करते। आज बिलावल भुट्टो की इन बातों को सुनकर हमें मशहूर शायर मिर्जा गालिब की एक शेर याद आ रहा है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। यानी सोचिए, जिसके खुद के मुल्क में मुसलमानों पर ऐसा जुल्म हो रहा हो, उसकी जुबान से मुस्लिम मानवाधिकारों की बातें शोभा नहीं देती हैं। इसीलिए आज हमने पाकिस्तान के इन अहमदिया मुसलमानों पर सत्ता की एक ऐसी कुंजी तैयार की है, जो बिलावल के साथ उन तमाम लोगों को चुभेगी जो भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर झूठ का झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में जो नया फरमान जारी किया गया है, उसके अनुसार ईद पर अहमदिया मुसलमानों का नमाज पढ़ना मना है, ईद पर कुर्बानी देने से भी रोक है, ईद पर मस्जिदों में जाने पर पाबंदी है, घरों में भी ईद के रीति रिवाज नहीं कर सकते। अगर एक ही नियम तोड़ा तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा। और ये सारे फरमान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं माना जाता। उन पर आए दिन अत्याचार किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, उनकी हत्याएं की जाती हैं और अब ईद मनाने से भी रोक दिया गया है। आज हम आपको उन अहमदिया मुसलमानों का दर्द सुनाते हैं और ये दर्द सिर्फ आज का नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया मुसलमान ये सब कुछ लंबे समय से झेल रहे हैं, जिनके लिए जहन्नुम का दूसरा नाम पाकिस्तान है।
अब हम सत्ता की कुंजी में आपको ये बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान समेत दुनिया के कई इस्लामिक देशों में अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान क्यों नहीं माना जाता है और क्यों कुछ लोग उन्हें काफिर तक बुलाते हैं। दरअसल इस्लाम धर्म में मुसलमानों की दो श्रेणियां होती हैं, जिनमें से एक है शिया और दूसरी सुन्नी। अहमदिया मुस्लिम सुन्नी मुसलमानों की ही एक उपजाति है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अहमदिया मुस्लिम खुद को मुसलमान तो मानते हैं, लेकिन वो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। वो अपने गुरु मिर्ज़ा गुलाम अहमद को पैगंबर मोहम्मद के समकक्ष मानते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब को ही अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं। यही बात अहमदिया मुसलमानों को बाकी मुसलमानों से अलग करने की एक बड़ी वजह है। लेकिन पाकिस्तान में इन अहमदिया मुसलमानों के साथ जो क्रूरता की जाती है वैसी किसी दूसरे देश में नहीं होती, और इसकी वजह है वर्ष 1974 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 6 लाख अहमदिया मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां 1974 के संवैधानिक संशोधन के तहत अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना जाता है और वहां अहमदिया समुदाय गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित है। इसी के बाद से अहमदिया मुसलमानों के मस्जिद में जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उनसे ये हक भी छीन लिया गया कि वो खुद को मुसलमान कह सकें। ये फरमान न मानने पर 3 साल की सजा का प्रावधान भी कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार का वो अंतहीन अध्याय शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है, जहां अहमदिया मुसलमानों पर आए दिन हमले किए जाते हैं, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उनके कब्रिस्तान तक आम मुसलमानों से अलग कर दिए गए हैं और अब ईद मनाने का हक भी छीना जा रहा है। मुस्लिम अधिकारियों की अगर बात करने वाले पाकिस्तान का यही असली चरित्र है। आतंकवाद प्रेमी पाकिस्तान मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के मुसलमान खुद ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के दिल में क्या है, लेकिन सत्ता में अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि भारत के ब्रह्मोस एक्शन से बर्बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दिल क्या चाहता है। यकीन मानिए शहबाज शरीफ का दिल वही चाहता है जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता है। डरे सहमे घबराए बौखलाए शहबाज शरीफ का दिल चाहता है कि कोई भारत से उनकी बात करवा दे। शहबाज शरीफ का दिल चाहता है कि कोई भारत से शांति वार्ता करवा दे, क्योंकि भारत के आतंक विरोधी एक्शन और कूटनीतिक प्रहार से पाकिस्तान कराह रहा है और शहबाज शरीफ की जुबान से अलग अलग मंच पर कई बार शांति शब्द निकल चुका है। आज सत्ता में अशांत पाकिस्तान की शांति वाली चाहत को दुनिया के सामने हम ला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, शांति के लिए तड़प रहा है, क्योंकि भारत ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर शांति की बात कर रहा है, आप ये समझिए। पाकिस्तान की शांति वाली विनती का पहला उदाहरण शहबाज शरीफ के आज के बयान से आपको देते हैं। आज इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से विनती की और ये कहा कि किसी भी तरह भारत से बात करा दो। इससे पहले अमेरिका गए पाकिस्तानी डेलीगेशन के प्रमुख बिलावल भुट्टो ऐसा ही आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, रूस में शहबाज शरीफ ने शांति वाली चिट्ठी भेजी थी। मंगलवार को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने शहबाज की चिट्ठी रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव को दी थी। यहां भी शहबाज ने पुतिन से शांति की अपील की थी। इससे पहले शहबाज शरीफ अजरबैजान में शांति की बात कर चुके हैं। उन्होंने असफल कूटनीतिक कोशिश की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत और समझौते के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में स्थिति आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। कई पाकिस्तान एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ को दुनिया के सामने ला दिया था। इतना ही नहीं, सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाकर पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा दिया। यही वजह है कि शहबाज के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे मंत्री तक सब शांति की बात कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के कार्यक्रम में पहुंचे शहबाज शरीफ ने ट्रंप से शांति वाला आग्रह किया। भारत के कड़े तेवर के बीच पाकिस्तान ने रूस के साथ भी ऐसी ही कूटनीतिक कोशिश की है। मंगलवार को अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रतिनिधिमंडल के साथ पुतिन के लिए चिट्ठी भेजी थी। ये तस्वीर उसी चिट्ठी की है। इस चिट्ठी में शहबाज की लाचारी है, शांति वाली विनती है, भारत से बातचीत वाली तत्परता है और पाकिस्तान की कंगाली की कहानी भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग हो चुका है
और इसी वजह से पाकिस्तान घूम घूम कर मदद की भीख मांग रहा है। इस क्रम में शहबाज शरीफ के विशेष सहायक सैयद तारिक फातमी मंगलवार को मॉस्को पहुंचे। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ का पत्र राष्ट्रपति पुतिन को सौंपा। रूस की एजेंसी के अनुसार इस पत्र में शांति वाली अपील है। शहबाज ने पुतिन से ऊर्जा, व्यापार और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत समर्थक एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस का दौरा कर चुका है। भारत ने इस दौरे में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा मजबूती से उठाया था। रूस ने भी भारत की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया था और इस नीति का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। अगर ये कहें कि पाकिस्तान भारत की ओर से तैयार कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डेप्यूटी पीएम, पाकिस्तान के दूसरे नेता शांति की बात कैसे कर चुके हैं, सिर्फ 90 सेकंड में आप भी समझिए। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुनिया को ये बता रहा है कि वो भी आतंकवाद से पीड़ित है। लेकिन बड़ा सच ये है कि हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक दुनिया के कई खूंखार आतंकी आज भी पाकिस्तान में हैं। भारत पाकिस्तान के इस ढोंग को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए पाकिस्तान को लेकर भारत का एकमात्र एजेंडा है। बात होगी तो सिर्फ पीओके पर, मतलब कश्मीर के उस हिस्से पर बात होगी जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जहां के लोग पाकिस्तानी सत्ता और सेना से आजादी वाला आंदोलन कर रहे हैं। सत्ता में अब उस जश्न की बात भी करते हैं जिसमें 11 लोगों की मौत शामिल है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत पर दीवानेपन ने 11 इंसानी जिंदगियों को रौंद दिया और इसकी वजह बनी प्रशासन और सरकार की बदइंतजामी और नाकामी। लेकिन इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये कप बहुत भारी है। इसमें 11 मौत का बोझ है, सिस्टम की गैर जिम्मेदारी का बोझ है, भगदड़ के साथ चलते रहे जश्न का बोझ है। यानी पहले फ्री पास मिले, फिर मुफ्त में मौत मिली। इस जश्न के कारण पहले 11 लोगों की जान गई और अब मेरी भगदड़ वर्सेस तेरी भगदड़ वाली राजनीति हो रही है। कोई इस भगदड़ की तुलना कुंभ से मची भगदड़ से कर रहा है, तो कोई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को याद दिला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पुरानी घटना को याद कर लेने से 11 लोगों की जान वापस नहीं आएगी। सत्ता में आज हमने इसी खबर पर एक जिम्मेदारी वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुनाहगार कौन है। लेकिन पहले ये समझिए कि कल से आज तक इस मामले में हुआ क्या है। बेंगलुरु हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 56 लोग घायल हैं। इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने जांच की बात कही। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कहां चूक हुई, इसकी जांच जारी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि अचानक 2.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर कैसे पहुंचे। कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। सरकार ने माना कि घटनास्थल पर पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा कि स्टेडियम में फ्री एंट्री थी, इसीलिए ज्यादा भीड़ जुटी और भगदड़ हुई। कोर्ट में तथ्यात्मक बहस के बाद सरकार थोड़ी एक्शन में दिखी और आरसीबी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एक तरफ जांच जारी है, दूसरी तरफ मेरी भगदड़ और तेरी भगदड़ वाली राजनीति भी तेज होती जा रही है। सीएम सिद्धरामैया ने भगदड़ की बात करते हुए महाकुंभ हादसे का जिक्र किया तो डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने लाशों पर राजनीति नहीं करने की अपील की। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು. ಏನು 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. ಯಾರು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ.
I have to advise him not to compare Mahakumbh incident with this incident. Here, because of the state government failure, police officers advancedly advised when they wanted to conduct a felicitation function in front of Vidhan Saudha and that KCS Stadium, Chinnaswamy Stadium. Even after his advice, they have neglected and they have done this. The government has owned up responsibility. This could have been averted with better planning and coordination. A stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. The Chief Minister of Karnataka, the Deputy Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility. एक कहावत है, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, यानी सफलता के कई पिता होते हैं, असफलता अनाथ होती है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में ये कहावत एकदम फिट बैठती है। अगर कल का आरसीबी का इवेंट सफल होता तो इसका क्रेडिट लेने के लिए कई लोग सामने आते, लेकिन इस भगदड़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल भारत में किसी हादसे की जिम्मेदारी एक जलेबी की तरह होती है, जिसका कोना और छोर आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन वो मिलेगा नहीं। कल की भगदड़ के मामले में सबके अपने अपने पक्ष हैं। कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई दुख जता रहा है, मुआवजे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन भगदड़ की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। इसीलिए हमने सत्ता में जिम्मेदारी की एक जलेबी तैयार की है, जिसमें मिठास नहीं बल्कि कड़वाहट है। दरअसल कहानी की शुरुआत 3 जून की रात को तब हुई जब आरसीबी ने 18 वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती। ट्रॉफी जीतने के करीब 8 घंटे के बाद सुबह 7 बजे आरसीबी ने विक्ट्री परेड की घोषणा की, यानी आरसीबी मैनेजमेंट इस भगदड़ की केंद्र बिंदु में है। सुबह करीब 9 बजे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन यानी KCA ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू की, यानी यहाँ कार्यक्रम होना था वो वेन्यू KCA का था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने आरसीबी के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का शेड्यूल जारी कर दिया और जिम्मेदारी वाली चेन में वो भी शामिल हो गए। बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड को इजाजत नहीं दी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिर्फ सम्मान समारोह की इजाजत मिली। सवाल यह है कि जब स्टेडियम की इजाजत दी गई तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? भीड़ की आशंका और पुलिस के मना करने के बाद भी आरसीबी ने फैंस के लिए फ्री पास जारी कर दिए, जिसके बाद दोपहर से स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस पहुंच गए। वहां पुलिस की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फैंस किसी तरह अंदर जाने के लिए बेताब थे। वो दरवाजे को तोड़ देना चाहते थे। ऐसे फैंस भी जिम्मेदार हैं। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए विधानसभा में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मौजूद थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में व्यवस्था कैसी है इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। सरकार में बड़े पद पर बैठने वाले इन लोगों की जिम्मेदारी भी है, यानी सरकार में बैठे लोग खिलाड़ियों के साथ बढ़िया तस्वीर तो खिंचवाते रहे, लेकिन उस समय स्टेडियम के बाहर मरने वालों के बारे में नहीं सोचा गया। अब अगर जिम्मेदारी की चेन की बात करें तो पहली जिम्मेदारी आरसीबी की है, जो पुलिस के मना करने के बाद भी आयोजन करना चाहती थी। दूसरी जिम्मेदारी खुद पुलिस की है। अगर उसने चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम की इजाजत दी थी तो स्टेडियम के बाहर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की? तीसरी जिम्मेदारी सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों की है, जिनमें डिप्टी सीएम शामिल हैं। वो खुद तो कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन बाहर मर रहे लोगों की चिंता नहीं की। इन सब के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी दिखे जिस पर खूब चर्चा हो रही है। एक वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की संख्या में फैंस गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। वीडियो मौजूद है, साफ दिख रहा है कि शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में आरसीबी मैनेजमेंट ने पुलिस की सलाह नहीं मानी, फ्री पास बांटे, जिसके कारण भारी भीड़ पहुंची और स्थिति बेकाबू हुई। लेकिन हमारे बीच कर्नाटक सरकार का पक्ष लेने वाला कुछ ऐसे नेता भी हैं जो भगदड़ में मारे गए लोगों की ही गलती बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगदड़ मानव निर्मित थी और लोगों की गलती के कारण भगदड़ हुई। इसमें सरकार और प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। हालांकि बीजेपी और इसके समर्थक दल सीधे सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि इस्तीफा मांगते वक्त वो कुंभ भगदड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की बातों को जरूर भूल गए होंगे। वैसे इसे आप शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल मेमोरी लॉस भी कह सकते हैं।
एक बार इन नेताओं की भी सुनिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नेताओं के कितने प्रकार होते हैं। देखो, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। हाँ, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले, चलो कुंभ। व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया, कोई टीम, लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए कि किस मुंह से सिद्धरमैया जी ने कहा कि सच इंसिडेंट्स कीप ऑन हैपनिंग। क्या सिद्धरमैया जी रिजाइन करेंगे? डीसीएम, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ने ब्लेम किया है कि क्राउड्स अधिक थी और क्राउड्स के कारण ऐसा हुआ। एक वीडियो ये आ रहा है कि एक व्यक्ति उनके और कैमरे के बीच में आ गया तो डीके शिवकुमार उसे धक्का मार रहे हैं। तो क्या डीके शिवकुमार माफी मांग के रिजाइन करेंगे? कोई भी भगदड़ मानव निर्मित हादसा है। इट इज कॉज्ड बाय द पीपल। I mean, there should be some responsibility. हमने कुंभ में यही देखा, खबर ही नहीं आ रही थी। अफरा तफरी का ये जो वातावरण था लंबे समय तक चलता रहा और कोई प्रभावी इंतजाम घटना घटने के बाद भी करते हुए कर्नाटक के अधिकारी नहीं दिख रहे थे। कर्नाटक सरकार की विफलता है और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की इस्तीफे की जनता दल यूनाइटेड मांग करती है। इन सब के बीच सरकार और आरसीबी दोनों ने पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो 11 लोग मरे हैं उनमें सभी 35 वर्ष से कम के थे। भूमिक नाम का लड़का, उसकी उम्र 20 वर्ष थी। सहाना 25 वर्ष की थी। शिवलिंगा 17 वर्ष का था। मनोज की उम्र 33 वर्ष थी। श्रवण 20 वर्ष का था और प्रज्वल भी सिर्फ 20 वर्ष का था। क्या कोई 10 या 20 लाख रुपए इन परिवारों के दुख को कम कर पाएगा? सरकार के मुआवजे से नाराज लोग ये पूछ रहे हैं कि वो 50 लाख रुपए दें तो क्या उनका बेटा वापस मिल जाएगा? दरअसल भारत में भगदड़ और भगदड़ की मौत की जिम्मेदारी लेने की कोई परंपरा नहीं है। 2024 यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। बाबा सूरजपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी बड़े अधिकारी या नेता का इस्तीफा नहीं हुआ। इस वर्ष 29 जनवरी को महाकुंभ के दौरान भगदड़ मची थी। 30 लोगों की जान गई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी बड़े अधिकारी या नेता का इस्तीफा नहीं हुआ। 16 फरवरी को महाकुंभ के दौरान ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई। 18 लोगों की जान गई, इसकी भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी बड़े अधिकारी या नेता का इस्तीफा नहीं हुआ। जून 4 को बेंगलुरु में भगदड़ हुई, 11 लोगों की मौत हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी बड़े अधिकारी या नेता का इस्तीफा नहीं हुआ। हालांकि इन सब के बीच जिसके फंसने की आशंका सबसे ज्यादा है वो है अज्ञात, क्योंकि अज्ञात कारणों की जांच होगी, अज्ञात वक्त तक जांच चलेगी और लंबी जांच के बाद अज्ञात को दोषी ठहराया जाएगा और जांच की फाइल बंद हो जाएगी। लेकिन 11 जिंदगियों को इंसाफ मिल पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस अभेद्य सुरक्षा कवच की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एक बार भी नहीं भेद पाया। भारत के सुरक्षा कवच का नाम है आकाश तीर मिसाइल सिस्टम, जिसके आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली। लेकिन अब आकाश तीर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान की परेशानी और बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब यह मिसाइल सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने जा रहा है। खबर है कि डीआरडीओ इस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है, जिससे इस मिसाइल सिस्टम की रेंज, गति और मारक क्षमता बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइलों से भारत को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी आकाश सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया था। इस बड़ी सफलता के बाद डीआरडीओ इसे और शक्तिशाली बनाने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिसमें मिसाइल के मौजूदा डिजाइन में बड़े बदलाव किए बिना ही इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके।
इसके लिए मिसाइल सिस्टम की रैमजेट मोटर को अपग्रेड किया जाएगा। एक ऐसे प्रोपल्शन फ्यूल को विकसित करने पर काम किया जा रहा है जिससे मिसाइल की गति और रेंज को बढ़ाया जा सके। हालांकि आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज कितनी बढ़ेगी इसकी जानकारी अभी डीआरडीओ की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद यह है कि नए प्रोपल्शन फ्यूल के इस्तेमाल से रेंज को 10 से 25 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि आकाश एक सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ये दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। फिलहाल इसकी रेंज 45 किलोमीटर है जो बढ़कर 70 किलोमीटर तक हो सकती है। फिलहाल इस मिसाइल की गति 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रोपल्शन फ्यूल अपग्रेड होने के बाद इसकी गति भी बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अपग्रेड के लिए मिसाइल सिस्टम को रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल प्रोपल्शन फ्यूल किसी भी मिसाइल की गति और रेंज को निर्धारित करने के लिए अहम है। ये एक तरह का ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल मिसाइल, रॉकेट या अंतरिक्ष यान को गति देने के लिए किया जाता है। ये ईंधन किसी भी मिसाइल को प्रारंभिक गति और ऊंचाई प्रदान करता है, उसे लक्ष्य तक ले जाने के लिए अतिरिक्त ताकत देता है, साथ ही टारगेट के करीब पहुंचने पर मिसाइल की गति को बढ़ाता भी है। प्रोपल्शन फ्यूल की मात्रा और उसकी जलने की दर ही मिसाइल की गति और रेंज को निर्धारित करती है। ऐसे में अगर डीआरडीओ खास तरह के प्रोपल्शन फ्यूल को तैयार करता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि भारत आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन आकाश एनजी पहले ही विकसित कर चुका है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। भारत के लिए आज रक्षा क्षेत्र से जुड़ा दूसरा शुभ समाचार भी है। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी अब भारत में बनेगी। फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। इसके मुताबिक अब राफेल का फ्यूजलेज यानी बॉडी हैदराबाद में बनाई जाएगी। ये पहली बार होगा जब राफेल की मेन बॉडी फ्रांस के बाहर बनेगी। राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉ ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का एक बड़ा कदम है। टाटा ग्रुप पहले से ही डसॉ के साथ मिलकर राफेल और मिराज 2000 जैसे विमानों के पुर्जे बनाता है। और अब बात अयोध्या से आए राममयी शुभ समाचार की भी करते हैं। आज अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जैसे ही 11:25 का शुभ मुहूर्त हुआ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू किया गया जो 11:40 तक चला। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के 17 महीने के बाद श्री राम का दरबार सजा है, जहां गर्भगृह में भगवान राम बाल रूप में है, वहीं राम दरबार में राजा के रूप में वो विराजमान है। क्रौम कीलकम प्राण प्रतिष्ठायां विनियोगाः ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र शुभ्यो नमः शीर्षे ओम ऋग्यजुष्टाम छंदोभ्यो नमः ओम प्राणां 22 जनवरी 2024 जब रामलला बाल स्वरूप में अपने गर्भगृह में आए थे और अब राजा राम यानी सम्राट, अयोध्या के सम्राट अपने पूरे परिवार के साथ, चारों भाइयों के साथ, माता सीता के साथ, परम भक्त हनुमान के साथ अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। मौका बहुत ज्यादा खास है। आपके हजारों लाखों प्रश्न होंगे पर जवाब अयोध्या से एक ही होगी कि राम थे, राम है और राम ही रहेंगे। सनातन था, सनातन है और हूटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।